आप सबका स्वागत है एक और नई शानदार वीडियो में। तो आज की कहानी की शुरुआत एक ऐसे चोरों की टीम से होती है जो अपने काम में बहुत माहिर होती है। ये लोग करोड़ों रुपए का सोना चुरा लेते हैं। इस टीम का लीडर इतना चालाक और खतरनाक दिमाग वाला होता है कि आज तक किसी भी चोरी में कभी पकड़ा नहीं गया। लेकिन यह सोना ज्यादा समय तक इनके पास नहीं रहता, क्योंकि कुछ समय बाद कोई दूसरा भी इनसे वही सोना चुरा लेता है। इसके बाद यह पूरी घटना बदले की एक बड़ी साजिश बन जाती है और इस टीम का सिर्फ एक ही मकसद रह जाता है कि किसी भी तरह अपना सोना वापस हासिल करना है। लेकिन इस मिशन के दौरान यह लोग अपने सबसे बड़े सहारे और अपने लीडर को भी हमेशा के लिए खो देते हैं। इसके बाद कहानी हमें कुछ समय पहले ले जाती है, जहां इस पूरी घटना की शुरुआत हुई थी। अब हमारी मुलाकात जॉन नाम के एक बहुत ही माहिर और प्रोफेशनल चोर से होती है। वह दुनिया के किसी भी सेफ को खोल सकता है। जॉन अभी अभी जेल से बाहर आया होता है और अब वह अपनी बेटी से मिलने आया है। जॉन की एक बेटी है जिसका नाम स्टेला है। जॉन अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है और स्टेला भी अपने पिता से उतना ही प्यार करती है। जॉन उससे कहता है कि वह उसके लिए एक गिफ्ट भेजना चाहता है, लेकिन स्टेला उसकी बात पर तुरंत भरोसा नहीं करती। वह मुस्कुराते हुए उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे पास उसका बिल भी है, क्योंकि जॉन का पूरा जीवन चोरी करते हुए ही बीता है और वह उसकी इस आदत को अच्छी तरह जानती है। इसके बाद हमें जॉन की पूरी टीम से मिलवाया जाता है। सबसे पहले चार्ली है, जो इस टीम का सबसे समझदार मेंबर है। वह जॉन को अपने पिता जैसा मानता है और उसके हर फैसले का पूरा सम्मान करता है। दूसरा लायॉल है, जो कंप्यूटर का बहुत बड़ा एक्सपर्ट है। वह किसी भी बिल्डिंग को स्कैन करके उसके हर कोने की पूरी जानकारी कुछ ही समय में निकाल सकता है और टीम को सही जानकारी देता है। तीसरा रॉब है, जो गाड़ी चलाने में माहिर है। चौथा लेफ्ट ईयर है, जो धमाकों का एक्सपर्ट है और कुछ ही सेकंड्स में लगभग किसी भी चीज को उड़ा सकता है। पांचवा स्टीव है, जो पूरे ऑपरेशन को संभालता है। अब इस टीम का निशाना एक ऐसा सेफ होता है जिसके अंदर $35 मिलियन का सोना रखा हुआ है। ये सेफ समुद्र के किनारे बने एक घर के अंदर रखा है, जहाँ कई खतरनाक गैंगस्टर उसकी रखवाली कर रहे होते हैं। स्टीव चुपके से उस घर के ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच जाता है। दूसरी तरफ टीम के बाकी लोग नाव के जरिए वहां पहुंचते हैं। कुछ ही देर में सभी लोग घर के पास बनी एक सुरंग तक पहुंच जाते हैं, जहां से उनका असली मिशन शुरू होने वाला होता है। टीम जिस सुरंग में खड़ी होती है उसके ठीक ऊपर स्टीव मौजूद होता है और स्टीव के ऊपर वाली मंजिल पर वही गैंगस्टर होते हैं जिनके पास पूरा सोना रखा होता है। अब टीम का हर सदस्य अपनी अपनी जगह पर तैयार खड़ा रहता है। उसी समय लायॉल पूरी बिल्डिंग को स्कैन करता है। कुछ ही सेकंड्स में उसे सोने वाले वॉल्ट की सही जगह पता चल जाती है। वह तुरंत सारी जानकारी स्टीव तक पहुंचा देता है। स्टीव उसी जगह पर निशान लगा देता है ताकि आगे की योजना बिना किसी गलती के पूरी हो सके। योजना के मुताबिक टीम वॉल्ट के ठीक नीचे धमाका करने वाला स्टफ लगा देती है। जैसे ही धमाका होता है, वॉल्ट अपनी जगह से टूटकर नीचे गिर जाता है। टीम तुरंत उसे अपने कब्जे में ले लेती है और अपना अगला कदम शुरू कर देती है। दूसरी तरफ धमाके की आवाज सुनते ही सभी गैंगस्टर बाहर भागते हैं। बाहर आते ही उन्हें नाव में दो चोर अपने सोने के साथ भागते हुए दिखाई देते हैं। नाव में सिर्फ रॉब और उसका साथी नैपस्टर नजर आते हैं। दोनों पूरी रफ्तार से वहां से भागने लगते हैं। गैंगस्टर भी बिना समय गंवाए उनका पीछा शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि पूरा सोना उसी नाव में रखा है और अगर वह नाव पकड़ ली तो उनका सारा सोना वापस मिल जाएगा। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं होता कि चार्ली पहले से ही एक अलग योजना बना चुका है। जिस वॉल्ट को रॉब नाव में लेकर भाग रहा होता है वह पूरी तरह खाली होता है और उसके अंदर कुछ भी नहीं रखा होता। असल में धमाके के बाद असली वॉल्ट सीधे पानी में गिर जाता है। अब जॉन तुरंत उस सेफ को खोलने का काम शुरू कर देता है। उनके पास ज्यादा समय नहीं होता, क्योंकि सिर्फ 7 मिनट बाद पूरे शहर की पुलिस वहाँ पहुँचने वाली होती है। लेकिन जॉन बिल्कुल भी घबराता नहीं है। जॉन को सेफ खोलने में ज्यादा समय नहीं लगता। वह सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही उसे खोल देता है। सेफ खुलते ही सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में सोना रखा हुआ होता है। इसके बाद सभी चोर जल्दी जल्दी पूरा सोना अपने अपने बैग में भरना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पुलिस भी पहुँच जाती है, लेकिन तब तक जॉन की पूरी टीम अपना काम खत्म करके वहाँ से निकल चुकी होती है। कुछ ही देर बाद नैपस्टर और रॉब भी बाकी टीम के साथ मिल जाते हैं। इस तरह पूरी टीम करोड़ों रुपए का सोना चुराने में कामयाब हो जाती है, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। चोरी पूरी होने के बाद पूरी टीम बर्फ से ढके एक पहाड़ पर पहुंचती है। वहां जॉन चार्ली की शानदार योजना की खूब तारीफ करता है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं और अपने अपने हिस्से के पैसों के बारे में बातें करने लगते हैं। चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल होता है। हर कोई अपने आने वाले अच्छे दिनों के सपने देख रहा होता है, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं होता कि उनकी यह खुशी अब ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। कुछ समय बाद पूरी टीम एक पुल पार कर रही होती है। तभी अचानक स्टीव और उसके आदमी अपना असली रंग दिखा देते हैं। स्टीव अपनी बंदूक रॉब की तरफ तान देता है और उसे तुरंत स्टीयरिंग छोड़ने का आदेश देता है। स्टीव के आदमी गाड़ी से सोना उतारना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ जॉन गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी स्टीव अपनी बंदूक उसकी तरफ कर देता है और माहौल एकदम खतरनाक हो जाता है। जॉन उसे चेतावनी देता है कि एक दिन वह और उसकी टीम उसे जरूर
जरूर ढूंढ लेंगे। लेकिन स्टीव उसकी बात सुनने के बजाय सीधे उस पर गोली चला देता है। स्टीव के इस धोखे से पूरी टीम हैरान रह जाती है। गोली लगने के बाद भी जॉन हार नहीं मानता। वह आखिरी बार वहाँ से निकलने की कोशिश करता है और गाड़ी को आगे बढ़ा देता है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद गाड़ी पुल से नीचे गिर जाती है। गाड़ी सीधे नीचे बह रही बर्फ जैसी ठंडी नदी में जा गिरती है। स्टीव लगातार गोलियां चलाता रहता है ताकि कोई भी जिंदा न बच सके। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि अब कोई भी बच नहीं पाया है। स्टीव को पूरा यकीन हो जाता है कि उसकी पूरी टीम मर चुकी है। यही सोचकर वह वहाँ से सोना लेकर चला जाता है। लेकिन असल में कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि सच्चाई कुछ और ही होती है। दरअसल चार्ली और उसके बाकी साथी किसी तरह जिंदा बच जाते हैं। वह नदी के किनारे तक पहुँचने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जॉन को खोने का दर्द चार्ली को अंदर से पूरी तरह तोड़ देता है। चार्ली जॉन को अपने पिता जैसा मानता था, इसलिए उसकी मौत का दुख उसके लिए बहुत बड़ा झटका बन जाता है। समय धीरे धीरे बीतता रहता है और देखते ही देखते पूरा 1 साल गुजर जाता है। लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी चार्ली और उसके साथी स्टीव को नहीं भूलते। उनके दिल में बदले की आग अब भी जल रही होती है और वह सही मौके का इंतजार कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ स्टेला अब पुलिस के साथ एक प्रोफेशनल लॉक स्पेशलिस्ट के रूप में काम कर रही होती है। वह एक मुश्किल काम को सक्सेसफुली पूरा करती है और उसकी खूब तारीफ की जाती है। जब स्टेला अपने ऑफिस वापस लौटती है तो वहाँ चार्ली उसका इंतजार कर रहा होता है। उसे देखकर स्टेला हैरान रह जाती है। चार्ली उसे बताता है कि उसने स्टीव का पता लगा लिया है। चार्ली कहता है कि वह स्टीव से अपना चुराया हुआ सोना वापस लेना चाहता है। वह स्टेला को बताता है कि स्टीव ने एक बहुत मजबूत सेफ बनवाया है जिसे सिर्फ वही खोल सकती है। चार्ली उससे कहता है कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए, लेकिन यह सुनते ही स्टेला साफ मना कर देती है। वह उसे याद दिलाती है कि उसके पिता की मौत इन्हीं सब चीजों की वजह से हुई थी। स्टेला कहती है कि वह अपने पिता की तरह चोर नहीं है। यह सुनकर चार्ली उसे बताता है कि जॉन उसके लिए भी पिता जैसा था। वह कहता है कि उसे सोने से ज्यादा जॉन के लिए इंसाफ चाहिए। चार्ली समझाता है कि स्टीव ने लालच में आकर जॉन की जान ली थी और वह उसी बात का बदला लेना चाहता है। ये सब कहने के बाद चार्ली वहाँ से चला जाता है और स्टेला सोच में पड़ जाती है। उसी रात स्टेला दोबारा इस बारे में सोचती है। आखिरकार वह चार्ली को फोन करती है और कहती है कि जब स्टीव से सोना वापस लिया जाएगा तो वह उसके चेहरे का भाव खुद देखना चाहती है। इस तरह स्टेला आखिरकार टीम का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाती है। अगली सुबह चार्ली पूरी टीम को नई पहचान देता है। इसके बाद सभी लोग लॉस एंजलिस पहुंच जाते हैं ताकि अपने अगले मिशन की शुरुआत कर सकें। अब उनका पूरा ध्यान स्टीव से सोना वापस लेने पर होता है। चार्ली और नैपस्टर चुपचाप स्टीव के घर के पास अपनी जगह बना लेते हैं। नैपस्टर एक माहिर हैकर होने की वजह से पूरे घर की हर जानकारी निकालना शुरू कर देता है और कुछ ही समय में सब कुछ पता कर लेता है। नैपस्टर चार्ली को बताता है कि स्टीव के घर में कार्सन सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है। आज तक कोई भी इस सिस्टम को तोड़ नहीं पाया। हर साल कार्सन इस लॉक को तोड़ने के लिए $5 लाख का इनाम भी रखती है। यह इनाम उस इंसान के लिए होता है जो उनके सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ सके, लेकिन आज तक कोई भी इसमें सफल नहीं हुआ। ये सुनकर पूरी टीम समझ जाती है कि यह काम बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ स्टीव अपने बेहद सुरक्षित घर में अकेला रहता है। उसके घर में कोई नौकर भी नहीं होता। वह अपना ज्यादातर समय टीवी देखते हुए बिताता है और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि कोई उस पर नजर रख रहा है। अब टीम के सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। उन्हें किसी तरह स्टीव के घर के अंदर जाना होगा ताकि घर का पूरा नक्शा तैयार किया जा सके और उस छिपे हुए सेफ का पता लगाया जा सके। यह जिम्मेदारी स्टेला को दी जाती है, क्योंकि अगर टीम का कोई और सदस्य स्टीव के सामने आ गया तो वह उसे तुरंत पहचान लेगा। स्टीव भले ही उन्हें मरा हुआ समझता हो, लेकिन उनके चेहरे वह कभी नहीं भूला। योजना के मुताबिक टीम स्टीव के घर का केबल कनेक्शन बंद कर देती है। स्टीव तुरंत केबल कंपनी में शिकायत करता है। उसी दौरान रॉब पूरी चालाकी से ऐसा इंतजाम करता है कि स्टेला को रिपेयर वर्कर बनाकर घर के अंदर भेज दिया जाता है। स्टेला अपनी शर्ट में एक छुपा हुआ कैमरा पहनकर घर के अंदर जाती है। वह पूरे घर की रिकॉर्डिंग करती रहती है, जबकि बाहर बैठी टीम हर चीज को ध्यान से देख रही होती है। रिकॉर्डिंग देखते हुए टीम को पता चलता है कि स्टीव ने वही जिंदगी जीनी शुरू कर दी है जिसका सपना कभी वह लोग देखा करते थे। वही महंगी चीजें, वही शानदार गाड़ियां और वही ऐशो आराम अब स्टीव के पास होता है। यह सब देखकर पूरी टीम के अंदर गुस्सा और भी बढ़ जाता है। उन्हें महसूस होता है कि स्टीव सिर्फ उनका सोना ही नहीं बल्कि उनके सपने भी छीन कर जी रहा है। अब उनका बदला लेने का इरादा और मजबूत हो जाता है। इसी बीच स्टेला अपना काम पूरा करके केबल कनेक्शन ठीक कर देती है। जब वह जाने लगती है तब स्टीव उससे बात करने लगता है। वह उससे फ्लर्ट करता है और उसे रात के खाने पर चलने का इनविटेशन देता है। स्टेला का बिल्कुल भी मन नहीं होता, क्योंकि वही इंसान उसके पिता की मौत का जिम्मेदार है। लेकिन अपने मिशन को सफल बनाने के लिए वह उसकी बात मान लेती है और डिनर पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही स्टेला वहाँ से निकलती है, चार्ली उससे संपर्क करता है। वह कहता है कि तुम्हें सच में उसके साथ डिनर करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ उसे कुछ समय तक व्यस्त रखना है ताकि बाकी टीम आराम से अपना काम कर सके। जब स्टेला स्टीव
स्टीव को अपने साथ बिजी रखती है। तब टीम के बाकी सदस्य चुपचाप उसके घर के अंदर पहुंच जाते हैं। वह पूरे घर का नक्शा ध्यान से देखते हैं और हर रास्ते को अच्छी तरह समझना शुरू कर देते हैं। नैपस्टर सब कुछ देखने के बाद बताता है कि वॉल्ट और मेन गेट के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है, इसलिए सोने को हाथों से बाहर ले जाना संभव नहीं होगा। इसके लिए उन्हें घर के अंदर एक छोटी गाड़ी की जरूरत पड़ेगी। वह बताता है कि गाड़ी की लंबाई 6 फुट से कम होनी चाहिए ताकि वह आसानी से घर के अंदर चल सके। इसके बाद पूरी टीम अलग अलग छोटी गाड़ियों की जांच करना शुरू कर देती है। वह गाड़ियों के अंदर वजन रखकर उन्हें उसी रास्ते पर चलाते हैं जहां बाद में सोना ले जाया जाएगा। कई बार जांच करने के बाद उन्हें समझ आता है कि उन्हें 3 खास तरह की मिनी कूपर गाड़ियों की जरूरत होगी। रॉब बताता है कि इन गाड़ियों को खास तरीके से बदलना पड़ेगा ताकि यह सोने का भारी वजन आसानी से उठा सके। इसके बाद वह एक माहिर मैकेनिक को बुलाता है और उसे सारी बातें समझा देता है। मैकेनिक तुरंत गाड़ियों में बदलाव करने का काम शुरू कर देता है। उसी समय टीम का हैकर शहर के ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में घुस जाता है और अब वह पूरे ट्रैफिक को अपने हिसाब से बदल सकता है। अब जरूरत पड़ने पर वह ट्रैफिक सिग्नल बदल सकता है और सर्वेलेंस कैमरा की रिकॉर्डिंग्स भी मिटा सकता है। यह सब इसलिए किया जाता है ताकि मिशन के दौरान एक भी मिनट बेकार न जाए। चार्ली हैकर की इस काबिलियत से बहुत इम्प्रेस होता है। दूसरी तरफ लेफ्ट ईयर आने वाले मिशन के लिए धमाके का सामान तैयार करने में लगा रहता है ताकि जरूरत पड़ने पर सब कुछ योजना के मुताबिक हो सके। कुछ समय बाद जब बदली हुई मिनी कूपर गाड़ियां तैयार हो जाती हैं, तब पूरी टीम उनकी जांच करती है। सभी गाड़ियां शानदार तरीके से काम करती हैं और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बन चुकी होती हैं। यह देखकर पूरी टीम का भरोसा और भी बढ़ जाता है। दूसरी तरफ स्टीव एवॉन नाम के एक आदमी से मिलने जाता है ताकि वह कुछ सोने की ईंटों के बदले पैसे ले सके। बातचीत के दौरान एवॉन पुराने वेनिस वाले सोने की चोरी का जिक्र कर देता है। यह सुनते ही स्टीव चौकन्ना हो जाता है और उससे पूछता है कि उसने यह बात और किस किस को बताई है। जब एवन कहता है कि उसने किसी को कुछ नहीं बताया, तब स्टीव अपना टेम्पर खो देता है। वह उसे जोर से मेज पर धक्का देता है और बिना किसी दया के उसे गोली मार देता है। कुछ मिनट बाद एवॉन का रिश्तेदार माश्का वहां पहुंचता है। माश्का यूक्रेनियन माफिया का लीडर होता है। अपने रिश्तेदार की लाश देखकर उसे तुरंत समझ आ जाता है कि कोई बहुत बड़ी घटना हुई है। उसी समय चार्ली और लेफ्ट ईयर अपने मिशन के लिए धमाके का सामान खरीदने जाते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात एक आर्म्स डीलर से होती है जिसे सभी स्किनी पीट के नाम से जानते हैं। चार्ली धीरे से लेफ्ट ईयर से कहता है कि वह सामने वाले आदमी को घूरकर बिल्कुल भी न देखे, लेकिन जैसे ही दोनों उसके पास पहुंचते हैं वैसे ही लेफ्ट ईयर घबरा जाता है और उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। कुछ ही देर में उन्हें समझ आ जाता है कि उनके सामने खड़ा आदमी असली स्किनी पीट नहीं है, बल्कि कोई दूसरा इंसान उसका नाम लेकर काम कर रहा है और सभी को धोखा दे रहा है। बातों ही बातों में वह आदमी वेनिस वाले सोने की ईंट का जिक्र करता है। यह सुनकर चार्ली साफ कह देता है कि वह यहाँ उस मामले पर बात करने नहीं आया है और उन्हें सिर्फ अपना सामान चाहिए। थोड़ी देर बाद दोनों लोग धमाके का सामान लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ यूक्रेनियन माफिया भी एवॉन के कातिल की तलाश शुरू कर देती है और उसके एक कर्मचारी को पकड़ लेती है। डर के मारे वह कर्मचारी सब कुछ बता देता है। वह कहता है कि लंबे काले बालों और पूरे शरीर पर टैटू वाले एक आदमी ने उससे सोने के बारे में कई सवाल पूछे थे। ये बात सुनते ही माफिया का लीडर अपने आदमियों को तुरंत स्किनी पीट के पास भेज देता है। वहाँ पहुंचकर वह उससे सोने और एवॉन की मौत के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। दूसरी तरफ चार्ली और उसकी टीम अपने अगले मिशन की तैयारी में लगी रहती है। लियोल हर समय स्टीव पर नजर रखता है और उसकी हर रोज की एक्टिविटीज को ध्यान से देखता रहता है। एक दिन स्टीव स्टेला से मिलने के लिए अपने घर से बाहर निकलता है। जैसे ही चार्ली को यह खबर मिलती है, वह पूरी योजना दोबारा देखता है और मिशन शुरू करने की तैयारी करने लगता है। लेकिन तभी एक नई परेशानी सामने आ जाती है। उन्हें पता चलता है कि स्टीव के पड़ोसी के घर एक बड़ी पार्टी चल रही है। इसका मतलब अब वह धमाके का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर उन्होंने धमाका किया तो पूरी योजना वहीं खत्म हो जाएगी और सभी लोग पकड़े जाएंगे। मजबूरी में चार्ली को अपना मिशन रोकना पड़ता है और वह उस दिन की पूरी योजना रद्द कर देता है। अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता, इसलिए स्टेला को स्टीव के साथ रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाना पड़ता है। डिनर के दौरान स्टीव उसकी खूब तारीफ करता है। वो स्टेला की काबिलियत की भी तारीफ करता है और उसकी खूबसूरती की भी। बातों बातों में वह स्टेला को अपने घर चलने का इन्विटेशन देता है, लेकिन स्टेला साफ कह देती है कि हर चीज धीरे धीरे होनी चाहिए। स्टीव को उसकी बात पर थोड़ा शक होने लगता है। वह स्टेला से पूछता है कि क्या वह सच में उस पर भरोसा करती है। तब स्टेला शांति से कहती है कि वह हर इंसान पर भरोसा करती है, लेकिन उसके अंदर बैठे शैतान पर नहीं। यह वही बात होती है जो उसके पिता जॉन अक्सर कहा करते थे। ये सुनते ही स्टीव एकदम चौंक जाता है। वह कहता है कि वह पहले भी किसी को यही बात कहते हुए सुन चुका है। तभी स्टीव अचानक स्टेला का हाथ पकड़ लेता है और गुस्से में पूछता है कि उसके साथ और कौन कौन है। उसी समय चार्ली और उसकी पूरी टीम रेस्टोरेंट के अंदर
पहुंच जाती है। स्टीव उन्हें जिंदा देखकर पूरी तरह हैरान रह जाता है। अगर अभी तक कहानी आपको मजेदार लग रही है और आप जानना चाहते हैं कि आगे अर्ल की जिंदगी किस मोड़ पर जाने वाली है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको अभी तक कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। स्टीव उन्हें सामने खड़ा देखकर समझ जाता है कि यह सब पहले से बनाई गई योजना थी। वह हंसते हुए कहता है कि वह लोग कभी भी उसका सोना वापस नहीं ले पाएंगे। स्टीव उन्हें बताता है कि उसके घर के बाहर भले ही सिर्फ एक गार्ड दिखाई देता हो, लेकिन अंदर कई और गार्ड मौजूद रहते हैं। वह यह भी कहता है कि उसे पता चल गया था कि उसके सिस्टम को हैक किया गया था। स्टीव कहता है कि वह अपने घर की पूरी सिक्योरिटी बदल देगा। साथ ही वह यह भी बताता है कि उसने ज्यादातर सोना पहले ही दूसरी जगह भेज दिया है और जो थोड़ा बहुत बचा है उसे भी जल्द बेच देगा। इसके बाद स्टीव स्टेला के सामने उसके पिता जॉन की मौत का मजाक उड़ाने लगता है। ये सुनते ही स्टेला का गुस्सा फूट पड़ता है और वह उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन रॉब उसे रोक लेता है। स्टीव अपनी सिक्योरिटी की तारीफ करते हुए कहता है कि दुनिया का कोई भी इंसान उसके सेफ को नहीं खोल सकता। उसकी बातें सुनकर चार्ली अपना गुस्सा नहीं रोक पाता और उसे जोरदार मुक्का मार देता है। स्टीव जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद चार्ली और उसकी पूरी टीम वहां से निकल जाती है और अपने हाइडआउट वापस पहुंचती है। वहां चार्ली स्टेला को शांत करने की कोशिश करता है। चार्ली उसे समझाता है कि स्टीव को देखने के बाद उसके मन में जो गुस्सा और दर्द आया है वह बिल्कुल नेचुरल है। उसी समय नैपस्टर एक बुरी खबर लेकर आता है। नैपस्टर बताता है कि स्टीव बहुत जल्द पूरा सोना मेक्सिको भेजने की तैयारी कर रहा है। ये सुनकर टीम कुछ देर के लिए निराश हो जाती है, लेकिन चार्ली इसे एक नए मौके की तरह देखता है। चार्ली कहता है कि अगर स्टीव सोना बाहर भेज रहा है तो वह लोग रास्ते में ही उसे रोक सकते हैं। लायोल बताता है कि स्टीव सोने को एक मजबूत ट्रक में भेजेगा और उसके साथ एक हेलीकॉप्टर भी रहेगा। इसी दौरान चार्ली के पास स्किनी पीट का फोन आता है। वह उससे यान की मौत के बारे में पूछता है। चार्ली कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन वह पीट से एक छोटी सी मदद जरूर मांगता है। इसके बाद चार्ली और रॉब एक ट्रक डीलरशिप पहुंचते हैं। वहां से वह अपने मिशन के लिए एक ट्रक खरीद लेते हैं। ट्रक देखने के बाद चार्ली तुरंत रेंच को फोन करता है। चार्ली उससे कहता है कि उन्हें उसकी मदद चाहिए। रेंच खुशी से कहता है कि वह फिर से टीम के साथ काम करना चाहता है। चार्ली उसकी बात मान लेता है और उसे वापस टीम में शामिल कर लेता है। कुछ समय बाद चार्ली और लेफ्ट ईयर एक पुल के नीचे धमाके का सामान लगा देते हैं। उनका इरादा उस ट्रक का रास्ता बदलना होता है जिसमें स्टीव सोना लेकर जाने वाला है। दूसरी तरफ पूरी टीम स्टीव की ट्रांसपोर्ट योजना को ध्यान से समझती है। उन्हें पता चलता है कि स्टीव लोगों को धोखा देने के लिए 3 आर्मर्ड ट्रक इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन चार्ली पहले ही इस चाल को समझ चुका होता है। वह कहता है कि असली सोना उसी ट्रक में होगा जिसके ऊपर हेलीकॉप्टर निगरानी कर रहा होगा। अब लायोल इस बात का पता करने के लिए सभी ट्रक पर नजर रखना शुरू कर देता है। लायोल तीनों ट्रक पर लगातार नजर रखता है। वह हर ट्रक को बहुत ध्यान से देखता है और उनके टायर पर पड़ रहे वजन को भी समझने की कोशिश करता है। इसी तरह जांच करते हुए उसे पता चल जाता है कि असली सोना ट्रक नंबर 128 में रखा है। कुछ देर बाद तीनों ट्रक एक चौराहे पर पहुंचते हैं। वहां से तीनों अलग अलग रास्तों पर निकल जाते हैं। लायोल ट्रैफिक कैमरा की मदद से उन पर नजर बनाए रखता है और अपनी योजना पर काम शुरू कर देता है। वह एक नकली ट्रक वाले रास्ते पर इतना बड़ा ट्रैफिक जैम कर देता है कि वहां आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ऊपर उड़ रहे हेलीकॉप्टर से स्टीव यह सब देखता है और उसे तुरंत शक हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। स्टीव तुरंत पायलट को रास्ता बदलने का आदेश देता है, लेकिन उसी समय लायल ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को हैक करके ट्रक नंबर 128 को उसी रास्ते पर भेज देता है जहां पूरी टीम पहले से इंतजार कर रही होती है। अब असली मिशन शुरू हो जाता है। टीम पूरी रफ्तार से ट्रक का पीछा करना शुरू कर देती है। ये पीछा भीड़ भरी सड़कों, सीढ़ियों और यहाँ तक कि ट्रेन स्टेशन के बीच से भी गुजरता है। हालात लगातार मुश्किल होते जाते हैं, लेकिन टीम का हर सदस्य एक दूसरे का हौसला बढ़ाता रहता है। सही समय आने पर लायल सामने आ रही ट्रेन को रोक देता है ताकि टीम को आगे बढ़ने का साफ रास्ता मिल सके। कुछ ही देर बाद सभी लोग उस पुल तक पहुंच जाते हैं जहां रेंच पहले से तैयार खड़ा होता है। वह सही समय पर इशारा देता है और उसी पल लेफ्ट ईयर धमाका कर देता है। जोरदार धमाके से सड़क टूट जाती है और सोना ले जा रहा ट्रक सीधे नीचे बने गड्ढे में गिर जाता है। इसके तुरंत बाद रेंच टूटे हुए हिस्से को छुपा देता है ताकि किसी को वहां हुई घटना का पता न चल सके। उधर स्टीव को ट्रक के गायब होने की खबर मिल जाती है। वह तुरंत अपने आदमियों को उसे ढूंढने का आदेश देता है। दूसरी तरफ चार्ली और उसकी टीम गिरे हुए ट्रक तक पहुंच जाती है, लेकिन ट्रक के अंदर रखा सेफ देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। स्टीव ने पहले वाले सेफ की जगह एक बिल्कुल नया मॉडल रख दिया होता है। चार्ली तुरंत स्टेला से पूछता है कि क्या वह इसे खोल सकती है। स्टेला सेफ को ध्यान से देखती है और बताती है कि यह पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल है। वह समझ जाती है कि रेस्टोरेंट में मिलने के बाद स्टीव को उन पर शक हो गया था, इसीलिए उसने पहले ही अपनी योजना बदल दी। यही वजह थी कि स्टीव पूरे भरोसे से कह रहा था कि वह लोग उसका सेफ कभी नहीं खोल पाएंगे। फिर भी स्टेला हार नहीं मानती और
ड्रिल की मदद से सेफ खोलने की कोशिश शुरू कर देती है। यह काम बिल्कुल आसान नहीं होता। स्टेला बताती है कि सेफ के अंदर एक सुरक्षा परत लगी हुई है, अगर वह जरा सी भी टूट गई तो सेफ हमेशा के लिए लॉक हो जाएगा। इसीलिए स्टेला बिना जल्दबाजी किए बहुत संभल कर काम करती है। काफी देर की मेहनत के बाद आखिरकार वह सेफ खोलने में सफल हो जाती है। सेफ खुलते ही पूरी टीम खुशी से झूम उठती है, क्योंकि उनका सोना आखिरकार उनके सामने होता है। सेफ खुलते ही पूरी टीम बिना समय गंवाए सोने की सभी ईंटें अपनी मिनी कूपर गाड़ियों में रखना शुरू कर देती है। लायल भी सोना देखकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। कुछ ही पलों में स्टीव के आदमी वहाँ पहुँच जाते हैं और पूरी टीम का पीछा शुरू कर देते हैं। सुरंग के अंदर दोनों तरफ से गोलियां चलने लगती हैं। देखते ही देखते पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठता है। हालात बहुत खतरनाक हो जाते हैं, लेकिन चार्ली और उसकी टीम बिना घबराए वहां से निकलने की कोशिश करती है। कई मुश्किलों के बाद वह लोग सुरंग से बाहर निकलकर हाईवे तक पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ स्टीव हेलीकॉप्टर से उन पर नजर रख रहा होता है। जैसे ही वह टीम को देखता है, वह उनका पीछा शुरू कर देता है। कुछ देर तक यह पीछा खुले मैदान में चलता रहता है। इसके बाद सभी लोग फिर से मेन सड़क पर पहुंच जाते हैं। चार्ली कई बार अपना रास्ता बदलता है ताकि स्टीव कंफ्यूज हो जाए, लेकिन स्टीव किसी भी हालत में उनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं होता। कुछ देर बाद पीछा करते करते स्टीव और चार्ली आमने सामने आ जाते हैं। चार्ली बहुत मुश्किल से हेलीकॉप्टर के घूमते हुए पंखों से खुद को बचाता है और आगे निकल जाता है। उसी समय स्टीव हेलीकॉप्टर से नीचे कूद जाता है। वह सड़क पर जा रहे एक आदमी की गाड़ी छीन लेता है और उसी गाड़ी से चार्ली का पीछा करना शुरू कर देता है। कुछ समय बाद चार्ली फिर से अपनी पूरी टीम के साथ मिल जाता है। सभी लोग जल्दी जल्दी अपनी मिनी कूपर गाड़ियों को एक ट्रेन के डिब्बे में चढ़ा देते हैं और वहां से निकलने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन स्टीव उनका पीछा करते हुए वहां भी पहुंच जाता है। वह रेंच को रेलवे वर्कर समझ लेता है और उसे $5000 देकर ट्रेन का डिब्बा खोलने के लिए कहता है। रेंच बिना कुछ कहे पैसे ले लेता है और ट्रेन का डिब्बा खोल देता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, स्टीव अंदर चार्ली को खड़ा देखकर पूरी तरह हैरान रह जाता है। चार्ली मुस्कुराते हुए स्टीव की योजना की तारीफ करता है। वह कहता है कि 3 ट्रक का इस्तेमाल करना सच में बहुत चालाकी भरा फैसला था, लेकिन अब पूरा सोना उसके पास है और स्टीव के हाथ कुछ भी नहीं बचा। ये सुनते ही स्टीव गुस्से में अपनी बंदूक निकाल लेता है। वह बंदूक चार्ली की तरफ तान कर कहता है कि उसका सोना वापस कर दो। वह धमकी देता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह उसे भी जॉन की तरह मार देगा। उसी समय वहां यूक्रेनियन माफिया पहुंच जाती है। स्टीव उन्हें पहचान नहीं पाता और उनसे पूछता है कि वह लोग कौन हैं। तभी उनका लीडर खुद को यान का रिश्तेदार बताता है। स्टीव यह सुनते ही समझ जाता है कि अब उसकी मुश्किलें शुरू हो चुकी हैं। स्टीव तुरंत कहता है कि उसने यान को नहीं मारा। वह दावा करता है कि जब वह वहां पहुंचा था तब यान पहले ही मर चुका था। वह अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करता है और उनसे समझौता करने की बात भी करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि चार्ली पहले ही यूक्रेनियन माफिया के साथ एक समझौता कर चुका होता है। वह उनकी तरफ सोने से भरा एक बैग बढ़ा देता है जो उसी समझौते का हिस्सा होता है। उसी समय स्टेला आगे बढ़ती है और पूरे गुस्से के साथ स्टीव के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारती है। इतने सालों से उसके दिल में जो गुस्सा भरा हुआ था वह आखिरकार बाहर निकल आता है। इसके बाद यूक्रेनियन माफिया के लोग स्टीव को अपने साथ ले जाते हैं। स्टेला के चेहरे पर पहली बार सुकून दिखाई देता है, क्योंकि आखिरकार उसने अपने पिता जॉन की मौत का बदला ले लिया होता है। स्टेला भावुक होकर चार्ली को गले लगा लेती है। वह उसका धन्यवाद करती है, क्योंकि उसी की वजह से उसे अपने पिता के लिए इंसाफ मिल पाया। दूसरी तरफ स्टीव लगातार माफिया के लीडर से माफी मांगता रहता है। स्टीव उन्हें 2 गुने पैसे देने का भी लालच देता है ताकि वह उसे छोड़ दे, लेकिन अब कोई उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। उसके लिए अब बहुत देर हो चुकी होती है। इधर चार्ली और उसकी पूरी टीम अपनी जीत का जश्न मनाती है। सभी लोग खुशी खुशी ट्रेन में बैठ जाते हैं और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने के लिए वहां से निकल पड़ते हैं। इस पूरी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अपराध कुछ समय के लिए दौलत जरूर दे सकता है, लेकिन भरोसा, परिवार और अपने किए का हिसाब आखिर में सबसे ज्यादा मायने रखता है। यही थी इस फिल्म की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना, और अगर आपको ऐसी ही शानदार मूवी रिकैप वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली शानदार कहानी के साथ।